नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 47 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है शिक्षा में क्रिया अनुसंधान। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत व विकास का अध्ययन करेंगे, फिर इसके उद्देश्य, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसमें इसकी भूमिका अनुसंधान की एक नई दिशा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से मौलिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। यद्यपि ये अनुसंधान जो हैं ये साधारणतः शोध ग्रंथों की सामग्री है, फिर भी इन्होंने नवीन शिक्षण विधियों, नवीन धारणाओं, नवीन प्रेक्षणों आदि का प्रतिपादन करके शिक्षा के सिद्धांत पक्ष को सबल और समृद्ध बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। सिद्धांत पक्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्रिया या फिर व्यवहार पक्ष। विद्यालय के दैनिक कार्यों और शिक्षण विधियों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है और उसके संगठन और संचालन को किस प्रकार से उत्तम बनाया जा सकता है, उसको वास्तविक और व्यवहारिक समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधान को एक नई दिशा दी गई, जिसे क्रिया अनुसंधान कहा जाता है। इसके बारे में एंडरसन महोदय ने लिखा है कि क्रिया अनुसंधान जो है ये अनुसंधान को एक विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में रखकर उसको दी जाने वाली एक नवीन शिक्षा मानी जाती है। फिर हम बात करें क्रिया अनुसंधान का आरंभ कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। क्रिया अनुसंधान जो है ये आधुनिक जनतंत्रीय युग की देन मानी जाती है और इसका जो सूत्रपात करने का जो श्रेय है वो संसार के सर्वश्रेष्ठ जनतंत्रीय देश अमेरिका को जाता है। तो क्रिया अनुसंधान की खोज किसने की? अमेरिका ने। वहाँ इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलियर द्वारा द्वितीय सेकेंड जो वर्ल्ड वार था उस टाइम किया गया था। उसने घोषित किया कि जब तक सामान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अनुसंधान मतलब खोज के कार्य में स्वयं भाग नहीं लेंगे, तब तक किसी प्रकार का सुधार किया जाना असंभव होगा कि उसमें सुधार करने के लिए उनको स्वयं को उस कार्य में भाग लेना होगा। उसके बाद लेविन ने 1946 में मानव संबंधों को अच्छा बनाने के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में क्रिया अनुसंधान के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया था। क्रिया अनुसंधान से संबंधित और भी अनेक अमेरिकी विद्वानों का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में राइट स्टोन ने अपने पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्यों का विवरण देते हुए इस शब्द का प्रयोग किया था। टाबा, ब्रेडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के रूप में क्रिया अनुसंधान को प्राथमिकता प्रदान की थी। इसको शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया गया सन 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीवन एम कोरी ने। उस समय से लेकर आज तक क्रिया अनुसंधान की धारणा का विकास अविराम मतलब बिना रुके लगातार गति से ये होता चला आ रहा है। मौलिक का इसके संबंध में कथन है कि क्रिया अनुसंधान के विकास के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी व्यक्ति जो है वो है स्टीफन एम कोरे, जिसकी 1953 में प्रकाशित होने वाली जो पुस्तक है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान, इस पुस्तक का समस्याओं से पीड़ित और उनके समाधान की विधियों से अपरिचित शिक्षकों द्वारा स्वागत किया गया है। फिर हम देखेंगे क्रिया अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है दोनों में। मानव की वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ मौलिक या परंपरागत अनुसंधान जो है उसका भी विकास हुआ है। इसी अनुसंधान की एक नवीनतम शाखा है क्रिया अनुसंधान।
इन दोनों के आधारभूत अंतर को स्पष्ट करते हुए बेस्ट महोदय ने लिखा है कि मौखिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामान्यीकरण करने की औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्रिया अनुसंधान ने मौलिक अनुसंधान के वास्तविक अभिप्राय को अपनाते हुए सिद्धांतों के प्रतिपादन के बजाय समस्याओं के समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। फिर है मौलिक अनुसंधान और क्रिया अनुसंधान में क्या प्रमुख अंतर है। सबसे पहले हम बात करें मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान का जो विकास है वो भौतिक विज्ञानों के साथ हुआ है, जबकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका विकास सामाजिक विज्ञानों के साथ ही हुआ है। पहला अंतर तो ये है। मौलिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो नए सिद्धांतों की खोज करना है, जबकि क्रिया अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। तीसरा अंतर है मौलिक अनुसंधान की समस्या का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, जबकि क्रिया अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित मतलब सीमित होता है। अगला अंतर है मौलिक अनुसंधान की समस्या का संबंध जो है वो किसी सामान्य परिस्थिति से होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का जो संबंध है वो किसी विशेष परिस्थिति से होता है। अगला पांचवा अंतर है मौलिक अनुसंधान के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि जो क्रिया अनुसंधान है उसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। अगला है मौलिक अनुसंधान में सत्यों और तथ्यों की स्थापना की जाती है, जबकि जो क्रिया अनुसंधान है उसमें वास्तविक जो समस्याएं हैं उनका व्यावसायिक जो समाधान हल है वो खोजा जाता है। अगला अंतर है मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कि उसकी जो रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है, उसको हमें चेंज नहीं कर सकते, जबकि क्रिया अनुसंधान की जो रूपरेखा है उसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला अंतर है मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, जबकि क्रिया अनुसंधान में सामान्यीकरण का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अगला अंतर है मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो होगा वो कोई विशेषज्ञ होगा, जबकि क्रिया अनुसंधान का जो अनुसंधान करता है वो विद्यालय शिक्षक या फिर प्रबंधक, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर है मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का विद्यालय और उसकी समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जबकि क्रिया अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का विद्यालय और उसकी समस्याओं से प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। मौलिक अनुसंधान और क्रिया अनुसंधान के अंतर को देखकर ये भ्रम हो सकता है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं। इस भ्रम का निवारण करते हुए बेस्ट महोदय ने लिखा है कि क्या मौलिक अनुसंधान और क्रिया अनुसंधान में विरोध है? वास्तव में इन दोनों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। अंतर केवल बल में है, न कि विधि या अभिप्राय में। फिर हम देखेंगे क्रिया अनुसंधान का जो स्कोप क्षेत्र है और इसके एम्स मतलब उद्देश्य क्या है। क्रिया अनुसंधान का अर्थ व परिभाषा हम इसमें देखने वाले हैं। क्रिया अनुसंधान का जो सामान्य अर्थ है वो विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना, ये क्रिया अनुसंधान का अर्थ होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो निरीक्षक है वो अपने प्रशासन में, प्रबंधक अपने विद्यालय की व्यवस्था में, प्रधानाचार्य जो है वो अपने विद्यालय के संचालन में और अध्यापक जो है वो अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान करते रहते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार क्रिया अनुसंधान
करते हैं। क्रिया अनुसंधान के अर्थ को विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट करते हुए हम नीचे कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहले रिसर्च इन एजुकेशन द्वारा दी गई क्रिया अनुसंधान की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया अनुसंधान वो अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों का अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। वो क्या है? क्रिया अनुसंधान है। फिर कोरे ने क्रिया अनुसंधान के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षा में क्रिया अनुसंधान जो है वो कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला एक अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। अगला परिभाषा जो है वो गुड महोदय ने दी है। इन्होंने कहा है कि क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अनुसंधान है। फिर है माउली महोदय ने क्रिया अनुसंधान के संबंध में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक जो हैं समस्याओं जो हैं वो तुरंत समाधान चाहती हैं। मौके पर किया जाने वाले ऐसा जो अनुसंधान हो जिसका उद्देश्य तात्कालिक मतलब तुरंत समस्या का समाधान होता है, शिक्षा में साधारणतः क्रिया अनुसंधान के नाम से वो जाना जाएगा। फिर है क्रिया अनुसंधान का क्षेत्र, स्कोप व इसकी प्रॉब्लम्स कि इसकी क्या समस्याएं हैं। क्रिया अनुसंधान का जो मुख्य कार्य है वो विद्यालय की समस्याओं का समाधान करके उसकी गुणात्मक उन्नति या प्रगति करना होता है। अतः इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही व्यापक विस्तृत होता है और इसमें अधोलिखित समस्याओं को स्थान दिया जा सकता है कि आगे जो समस्याएं हैं उनको स्थान दिया जाएगा। पहला है बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, दूसरा है शिक्षण से संबंधित समस्याएं, तीसरा है परीक्षा से संबंधित समस्याएं, फिर है पाठ के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, फिर है विद्यालय संगठन व प्रशासन जो मैनेजमेंट होता है उनसे संबंधित समस्याएं। हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं। इन समस्याओं का संबंध केवल छात्रों से, बालकों से होता है। जैसे कि इनकी समस्याएं हैं चोरी करना, विद्यालय न जाना, देर से आना या फिर विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कक्षा में अधिक शोर मचाना, शरारत करना, देर से विद्यालय में आना, फिर विद्यालय से जल्दी भाग जाना, यौन अपराध करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना या फिर मारपीट करना। तो ये बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं हैं। फिर है शिक्षण से संबंधित समस्याएं। इसमें क्या आएगा? इन समस्याओं का संबंध जो है वो छात्रों और शिक्षकों दोनों से होता है। जैसे कि छात्रों का पाठ्य विधियों को न समझना या उसमें रुचि न लेना, गृह कार्य या लिखित कार्य न करना, वाचन, उच्चारण आदि की ओर ध्यान न देना, अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर न पाना, ये तो हैं छात्रों से संबंधित। फिर शिक्षकों का उपयुक्त शिक्षण विधियों को न अपनाना, शिक्षण के लिए पूरी तैयारी शिक्षकों द्वारा न करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण शिक्षकों द्वारा न कर पाना, छात्रों और शिक्षकों के अच्छे संबंध न होना। तो ये शिक्षण से संबंधित समस्याएं हैं। आदि समस्याएं छात्रों से संबंधित हैं और आदि शिक्षकों से संबंधित हैं। फिर आगे है परीक्षा से संबंधित समस्याएं। इन समस्याओं का जो संबंध है वो मुख्यतः छात्रों से ही होता है। जैसे परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय, प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ न होना, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षाओं के कारण छात्रों की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन सही से न हो पाना, निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण और प्रयोग न किया जाना, उपलब्ध परीक्षणों के प्रयोग की सुविधा न होना, छात्रों द्वारा चयन किए जाने के लिए प्रश्न पत्रों में अधिक प्रश्न न होना, परीक्षा और शिक्षण में समन्वय न होना आदि परीक्षा से संबंधित समस्याएं हैं। अगला है पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं।
इन समस्याओं का जो संबंध है वो छात्र, शिक्षक और प्रधानाचार्य तीनों से है। जैसे कि पाठ के अंतर्गत क्रियाओं के लिए पर्याप्त साधन न होना और पाठ के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं उनका विधिवत रूप से आयोजन न किया जाना, इन क्रियाओं और पाठ्यक्रम में उचित संबंध और संतुलन न होना, इन क्रियाओं को विद्यालय के लिए भार और आडंबर समझा जाना, इन क्रियाओं के लिए प्रधानाचार्य द्वारा पर्याप्त समय न दिया जाना, इन क्रियाओं के प्रति क्रियाओं का उदासीन रहना, इन क्रियाओं को छात्रों के समय का अपव्यय समझना, उत्साहित छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठांतर क्रियाओं में भाग लेने का अवसर न मिलना आदि जो हैं ये पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं हैं। अगली जो समस्या है वो है विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्या। इन समस्याओं का संबंध जो है वो मुख्यतः विद्यालय प्रबंधक और प्रशासक से होता है। जैसे कि विद्यालय में भावात्मक एकता का अभाव होना, विद्यालय स्तर का उन्नयन करने में असफल होना, विद्यालय के कक्षों का स्वच्छ और हवादार नहीं होना, कक्षा में स्थान और फर्नीचर का अभाव होना, शिक्षण परीक्षाओं और पाठांतर क्रियाओं में उचित प्रकार से तालमेल या समन्वय न होना, कला, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के शिक्षण के लिए पर्याप्त और उपयुक्त उपकरणों का हमेशा अभाव होना, पुस्तकालय, वाचनालय और प्रयोगशाला की उत्तम व्यवस्था न होना, शिक्षकों में पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति की भावना का अभाव होना, छात्र का अनुशासनहीन होना, छात्र संघ और अध्यापक संघ के कार्यों पर नियंत्रण न होना आदि समस्याएं हैं। फिर है क्रिया अनुसंधान के उद्देश्य या प्रयोजन क्या है। तो इसमें एंडरसन ने कहा है कि विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करना इसका प्रथम उद्देश्य है। विद्यालयों के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना इसका दूसरा उद्देश्य है। विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को अधिकतम स्थान देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योग देना भी इसका उद्देश्य है। विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उनकी उन्नति को संभव बनाना भी इसका उद्देश्य है। विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना भी इसका उद्देश्य है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है। विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देना भी इसका उद्देश्य है। बेस्ट के अनुसार शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करना, बेस्ट के अनुसार ही विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करना और इन क्रियाओं में उन्नति करने वालों को की भी और अधिक उन्नति करना। फिर है क्रिया अनुसंधान की विशेषताएं, महत्व व गुण और दोष। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्रिया अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एंडरसन महोदय ने इसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली है क्रिया अनुसंधान जो है ये विद्यालय की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं या फिर सामाजिक परिस्थितियां हैं उनमें ये किया जाएगा। दूसरी विशेषता क्रिया अनुसंधान का ध्यान केवल एक परिस्थिति पर न कि अनेक परिस्थितियों पर केंद्रित रहता है। तो इसका ध्यान केवल एक परिस्थिति पर ही नहीं केंद्रित होता है, न कि अनेक परिस्थितियों पर। क्रिया अनुसंधान का जो ध्यान है वो संपूर्ण परिस्थितियों पर न कि उनमें से किसी विशेष अंग पर केंद्रित रहता है। तो संपूर्ण परिस्थितियों पर केंद्रित रहता है, न कि किसी विशेष अंग पर केंद्रित। क्रिया अनुसंधान अन्य परिस्थितियों के संबंध में किसी प्रकार का सामान्यीकरण स्थापित
नहीं करता है। क्रिया अनुसंधान विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं को एकत्र करने के लिए साधना का निर्माण करेगा। अगला है, क्रिया अनुसंधान करने वालों के मस्तिष्क में अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों में सुधार करने का विचार सदैव विद्यमान रहता है। क्रिया अनुसंधान के परिणामों को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति उसमें शुरू से लेकर अंत तक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्रिया अनुसंधान उस समय की प्रगति की मात्रा को निश्चित करने का प्रयास करता है जिसके संबंध में वो अध्ययन करता है। क्रिया अनुसंधान में विद्यालय के शिक्षक, प्रशासक और निरीक्षक एवं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक जो हैं वो साधारणतः एक दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगे। क्रिया अनुसंधान में अध्ययन के समय उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण किया जा सकता है। अंत में हम एंडरसन महोदय के शब्दों में यही कह सकते हैं कि क्रिया अनुसंधान की एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्रेरणा, जो यह शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों को परिणामों का अधिक आत्मनिष्ठ और आकस्मिक मूल्यांकन का त्याग करने और विचारों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाणों का अधिक वस्तुनिष्ठ संग्रह करने के लिए देता है। फिर है, क्रिया अनुसंधान का महत्व क्या है? इसमें सबसे पहला महत्व है, क्रिया अनुसंधान जो है ये विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन और सुधार करता है। दूसरा इसका महत्व है जनतंत्रात्मक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देता है। तीसरा महत्व है, यह विद्यालय के यांत्रिक और परंपरागत वातावरण को समाप्त करने की कोशिश करता है। अगला महत्व है, यह विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्य को अपने दैनिक अनुभवों को संगठित करने और उनसे लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगला महत्व है, यह विद्यालय प्रबंधकों, छात्रों, शिक्षकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करता है। अगला महत्व है, यह पाठ्यक्रम को समाज की मांगों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुकूल बनाकर विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने की चेष्टा करता है। अगला है, यह छात्रों की चतुर्मुखी उन्नति के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावपूर्ण विधि से आयोजन करता है। अगला है, यह वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों का सामना करने में हर समय सहायता देता है। अगला बिंदु है, यह शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सद्भावना की भावनाओं का विकास करता है। अगला महत्व है, यह शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, प्रशासकों आदि को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके मूल्यांकन में परिवर्तन और सुधार करता है। फिर है, विद्यालय शिक्षा और शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के लिए क्रिया अनुसंधान का क्या महत्व है, इसकी पुष्टि करने के लिए कोरी के इन शब्दों को उद्धृत करना अनिवार्य है। तो वो कौन से शब्द हैं कि हमारे विद्यालय तब तक जीवन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते जब तक शिक्षक, छात्र, निरीक्षक, प्रशासक और विद्यालय संरक्षक इस बात की निरंतर जांच न करें कि वे क्या कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को मैं क्रिया अनुसंधान कहता हूँ। फिर है, क्रिया अनुसंधान के गुण व दोष। इसके गुण जो हैं वो निम्नलिखित है। सबसे पहला इसका गुण है, क्रिया अनुसंधान में सिद्धांत की अपेक्षा प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, उस पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा। क्रिया अनुसंधान में किया जाने वाला प्रयोग वास्तविक परिवर्तन पर आधारित होता है, न कि काल्पनिक परिवर्तन पर। क्रिया अनुसंधान निर्णय और कार्य करने में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का अंत करता है। तो केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति होती है उसका ये अंत करेगा। क्रिया अनुसंधान करने वाला व्यक्ति समस्या का समाधान करके अनिवार्य रूप से अपनी उन्नति करता है। तो समस्या का समाधान वो करेगा।
क्रिया अनुसंधान में सत्यों और तथ्यों पर बल दिया जाता है, अतः अध्ययन की जाने वाली परिस्थितियों में वास्तविकता के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला है, माउली महोदय के अनुसार क्रिया अनुसंधान जो है ये शिक्षक को समस्याओं के ऐसे समाधानों से अवगत करता है जिनको वह सरलता से समझकर प्रयोग कर सकता है। अगला जो गुण है वो भी माउली के अनुसार ही है कि क्रिया अनुसंधान जो है ये शिक्षक के व्यवहार और शिक्षण में परिवर्तन करने से पूर्व उसके विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है। फिर है, क्रिया अनुसंधान के दोष कौन कौन से हैं? तो माउली महोदय ने इसके मुख्य दोष बताए हैं। सबसे पहला दोष बताया कि क्रिया अनुसंधान में श्रेष्ठता और उत्तम गुण का अभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षक, निरीक्षक आदि को अनुसंधान करने का कोई अनुभव या प्रशिक्षण नहीं होता। अगला दोष है, क्रिया अनुसंधान करने वाले शिक्षक, निरीक्षक आदि अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि से अनभिज्ञ होने के कारण समस्या और उसके कारणों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, अतः वे उसका वास्तविक हल खोजने में असमर्थ होते हैं। अगला है, क्रिया अनुसंधान करने वाले शिक्षक, निरीक्षक आदि का विद्यालय की समस्याओं से इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि उनका समाधान करते समय वे अपने को व्यक्तिगत कारकों से पूर्णतया पृथक करने में असफल रहते हैं। अगला है, क्रिया अनुसंधान का आधार एक विशेष विद्यालय की एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष समस्या होती है। इस समस्या का हल खोजने वाला शिक्षक जो है वो दूसरे विद्यालय में जाने के बाद वहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अगला दोष है, क्रिया अनुसंधान का भार जो है वो उन शिक्षकों को वहन करना पड़ता है जो पहले से शिक्षण के भार से दबे रहते हैं। परिणामतः वे अपना पूर्ण ध्यान न तो अनुसंधान के प्रति दे पाते हैं और न ही शिक्षण के प्रति। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि माउली महोदय के शब्दों में अपने दोषों के बावजूद भी क्रिया अनुसंधान को निस्संदेह रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को अपनी स्वयं की समस्याओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। क्रिया अनुसंधान के कारण कक्षा की अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है और इसने विज्ञान के रूप में शिक्षा की प्रगति में योग दिया है। फिर अगला इसका जो इसी से संबंधित है, क्रिया अनुसंधान की प्रणाली या इसके सोपान, कि इसकी प्रणाली कैसी है, इसके सोपान कैसे हैं। तो एंडरसन महोदय ने क्रिया अनुसंधान के मुख्य रूप से 7 सोपान बताए हैं। सबसे पहले समस्या का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सामने जो समस्या आई है, अगर उसका नॉलेज अपने पास नहीं है तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते। फिर है, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना, कि जो भी हम कार्य करेंगे उसके लिए प्रस्ताव जो अपने पास आएंगे उस पर हमें विचार विमर्श करना होगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम जो योजना उसका चुनाव करेंगे और उपकल्पना का निर्माण करेंगे। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो तथ्य होंगे, जो डाटा होंगे, उनको हम संग्रह करने की विधियों का निर्माण करेंगे। फिर क्या करना होगा, फिर योजना का जो कार्यान्वयन है और प्रमाणों का संकलन, ये कार्य करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डाटा पर आधारित निष्कर्ष तैयार करेंगे कि हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, और फिर अंत में क्या करेंगे, दूसरों को परिणामों की सूचना हम देंगे। तो ये इसके 7 सोपान और चरण हैं। अब हम बारी बारी से इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला सोपान जो था, समस्या का ज्ञान। क्रिया अनुसंधान का ये पहला सोपान है कि विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्याओं को भली भांति समझना। ये तभी संभव है जब विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा करके ही वे वास्तविक समस्या को समझकर अपने कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इसका दूसरा सोपान आएगा, उसमें बताया गया है कार्य के लिए
प्रस्तावों पर विचार विमर्श। ये क्रिया अनुसंधान का दूसरा सोपान है कि समस्या को भली भांति समझने के बाद इस बात पर विचार किया जाता है कि उसके क्या कारण हैं और उसका समाधान करने के लिए कौन से कार्य किए जा सकते हैं। शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि इन कार्यों के संबंध में अपने अपने प्रस्ताव या सुझाव देते हैं। उसके बाद वे अपने विश्वासों, सामाजिक मूल्यों, विद्यालय के उद्देश्यों आदि को ध्यान में रखकर उन पर विचार विमर्श करते हैं। फिर है इसका तृतीय सोपान। तृतीय सोपान में है योजना का चयन करना और उपकल्पनाओं का निर्माण करना। क्रिया अनुसंधान का ये तीसरा सोपान है। विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना का चयन करेंगे और उपकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। इसके लिए विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। उपकल्पना में 3 बातों का सविस्तार वर्णन किया जाता है। पहला है समस्या का समाधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना कैसी हो, दूसरा है योजना का परीक्षण और तीसरा है योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उसका लक्ष्य या उद्देश्य। उदाहरण के रूप में एक उपकल्पना इस प्रकार हो सकती है कि यदि प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तो बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यहाँ समस्या है कि बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है। इसका समाधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना है कि प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री के प्रयोग। योजना बनाने वालों को इस बात का विश्वास है कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अधिक और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अतः वे इस योजना का परीक्षण करना चाहते हैं। योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा प्रदान करना। फिर चौथा सोपान जो है वो तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण है। इसमें क्या करेंगे, योजना को कार्यान्वित करने के बाद में तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियां हम निश्चित करेंगे। इन विधियों की सहायता से जो तथ्य संग्रह किए जाते हैं उनमें यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किए जाने के समय निम्नलिखित 4 विधियों का प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पढ़ाई पहले से अधिक और अच्छी हो रही है या फिर नहीं। इसमें से ये 4 विधियां कौन सी हैं? शिक्षकों द्वारा प्रत्येक घंटे में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का रिकॉर्ड रखा जाना, प्रश्नावली का प्रयोग करके छात्रों के उत्तर प्राप्त करना, फिर है विभिन्न छात्रों से साक्षात्कार करना, फिर क्या करेंगे, विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का मत संग्रह करेंगे। तो ये 4 विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगला जो 5वां सोपान है वो है योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। इसमें निश्चित की गई योजना को कार्यान्वित करना और उसकी सफलता या असफलता के संबंध में प्रमाणों या तथ्यों का संकलन करना। योजना से संबंधित सभी व्यक्ति चौथे सोपान में निश्चित की गई विधियों की सहायता से ही तथ्यों को संग्रहित करते हैं। वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। इसके आधार पर वे योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं ताकि उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सके। उदाहरण के रूप में प्रत्येक कक्षा में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री को वे कम, अधिक या परिवर्तित कर सकते हैं। अगला सोपान है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों या फिर प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना इसका छठा सोपान है। उदाहरण के रूप में हम देखें, प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा दी गई है या फिर नहीं। इस प्रकार निकाले जाने वाले निष्कर्ष उसी विद्यालय के लिए होते हैं जहां क्रिया अनुसंधान किया जाता है। कुछ निष्कर्ष ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती। उदाहरण के रूप में
उत्तर के रूप में या उदाहरण के रूप में एक निष्कर्ष ये हो सकता है कि एक विशेष प्रकार की शिक्षण सामग्री अधिक और अच्छी शिक्षा देने में विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है। अगला सोपान है दूसरों को परिणामों की सूचना देना। ये क्रिया अनुसंधान का 7वां व अंतिम सोपान है कि जो दूसरे व्यक्तियों को योजना के परिणामों की सूचना दी जाती है। उदाहरण के रूप में यदि उक्त योजना विद्यालय के कुछ ही शिक्षकों द्वारा निर्मित और कार्यान्वित की गई है तो उसके परिणामों की सूचना विद्यालय के शेष शिक्षकों को भी दी जानी आवश्यक है। वस्तुतः इन परिणामों से दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों को भी अवगत किया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता बताते हुए एंडरसन महोदय ने लिखा है कि विद्यालयों के लोगों को इस बात में रुचि होती है कि अनुसंधान किस प्रकार किया जाता है और उसमें उसके क्या परिणाम हैं। परिणामतः जो व्यक्ति क्रिया अनुसंधान करते हैं उन पर उसकी सूचना देने का उत्तरदायित्व होता है। फिर आता है विद्यालय समस्या की क्रिया अनुसंधान योजना। इसमें समस्या छात्रों का विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय का नाम आएगा और विद्यालय की जो छात्र संख्या है वो इसके अंतर्गत प्रदर्शित की जाएगी। विद्यालय की कौन कौन सी कक्षाएं हैं, अनुसंधानकर्ता कौन है, सहायक कौन है और अनुसंधान की अवधि क्या है। यहाँ सबसे पहले हम समस्या की पृष्ठभूमि देखेंगे। जुलाई 1974 के कुछ छात्रों में विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। तो ये उदाहरण दिया गया है 1974 का। वे छुट्टी लेकर या फिर बिना छुट्टी लिए ही विद्यालय से भाग जाते हैं। फिर क्या करेंगे, समस्या की पृष्ठभूमि आ गई, फिर समस्या पर विचार विमर्श होगा। अनुसंधान टोली के सदस्य छात्रों के भागने की समस्या से चिंतित हो जाते हैं, अतः वे कभी कभी एकत्र होकर इसके संबंध में विचार विमर्श करते हैं। फिर समस्या का निर्धारण किया जाता है। सितंबर मास में टोली के सदस्यों को इस बात का पूर्ण निश्चय हो जाता है कि कुछ छात्रों में भागने की आदत है, अतः वे विद्यालय समस्या को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि छात्रों की विद्यालय से भाग जाने की समस्या। संकेत के रूप में हम कह सकते हैं अनुसंधान टोली जो है वो छात्रों के भागने के कारणों को जानेगी कि किस कारण से छात्र भागते हैं, फिर उन कारणों को दूर करने के लिए अपने सुझाव या प्रस्ताव देती है कि उनके स्कूल से भागना किस प्रकार रोका जा सकता है। फिर है समस्या के कारण। छात्रों को सिनेमा देखने की इच्छा होने के कारण वो भागते हैं। छात्रों को इधर उधर घूमने की आदत होती है, इस कारण वो भाग जाते हैं स्कूल से। छात्रों पर घरेलू नियंत्रण के कारण, कहीं न जाने की आज्ञा के कारण वो स्कूल से भाग जाते हैं। छात्रों का अपने घरों में एकाकी जीवन होने के कारण भी वो स्कूल से भाग जाते हैं। छात्रों के घरों में मनोरंजन का अभाव होने के कारण भी वो स्कूल से भाग जाते हैं। फिर है कार्य प्रस्ताव। फिल्म दिखाने की व्यवस्था उनको की जाती है। भ्रमण और सरस्वती यात्राओं का आयोजन भी किया जाएगा। मनोरंजन पाठांतर क्रियाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि उनके भागने की समस्या का हल हो जाए। फिर संकेत के रूप में टोली के सदस्यों का विश्वास है कि उक्त कार्य छात्रों की फिल्म देखने, इधर उधर घूमने, मनोरंजन की इच्छाओं को संतुष्ट करके उनकी भागने की आदत का जो है वो अंत किया जा सकता है। अतः वे एक योजना का निर्माण करके उपकल्पना के रूप में उसे लेखबद्ध करते हैं। उपकल्पना में क्या होगा, यदि छात्रों के लिए फिल्म, शो, भ्रमण, सरस्वती यात्राएं और मनोरंजन पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था कर दी जाए तो उनकी विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति का अंत किया जा सकता है। संकेत के रूप में टोली योजना के दौरान में तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने के लिए अनेक विधियां निर्धारित करती है। फिर क्या करेंगे, तथ्य संग्रह विधियां। छात्रों की राय जानने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न छात्रों से साक्षात्कार किया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का मत संग्रह किया जाएगा। टोली के सदस्यों द्वारा छात्रों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाएगा। सदस्यों द्वारा भागने वाले
छात्रों के आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। फिर योजना का कार्यान्वयन होगा 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक। इसमें क्रम संख्या, क्रिया का विवरण और महीने, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, उसमें क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो इसमें ये कार्य दिखाए गए हैं। कहीं फिल्म, कहीं सरस्वती यात्रा और कहीं प्रतियोगिता, कहीं नाटक अकादमी, संगीत अकादमी, ये सब कुछ करवाए जाएंगे। फिर संकेत के रूप में कहा है, योजना के दौरान में अनुसंधान टोली जिन तथ्यों का संग्रह करती है उनके आधार पर अनेक निष्कर्ष या परिणाम निकालती है। फिर है योजना के क्या परिणाम, क्या नतीजे आते हैं। भागने वाले छात्र किसी विशेष वर्ग या जाति के नहीं होते हैं। योजना को लागू करने से भागने वाले छात्रों की संख्या 90% से कम हो गई है। कक्षा 9 व 10 के भागने वाले छात्रों का अनुपात 3:1 है। शेष 10% भागने वाले छात्रों के कारण है विद्यालय वातावरण से अनुकूलन करने में असफलता उनको मिलती है, निर्धनता के कारण हीनता की भावना उनमें उत्पन्न होती है, बुरी संगति का त्याग करने में असमर्थ होते हैं वो, गृह कार्य न करने के कारण दंड के भय से वो भाग जाते हैं, अस्वस्थता के कारण लगातार बैठने की शक्तिहीनता उनमें पाई जाती है। फिर है अनुसंधान के परिणामों की सूचना, क्रिया अनुसंधान की योजना और परिणामों का शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं में प्रकाशन। फिर इस चैप्टर से संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।